आप सभी का आप सभी के चैनल रंजीत कुमार मैथ में स्वागत करता हूं। मैं आज अपने वीडियो में बताऊंगा कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं, उसका डेफिनेशन बताऊंगा और आगे किन किन द्रव में वस्तु में प्रकाश का चाल क्या क्या होगा ये सब बताऊंगा और जो किरण आरेख होता है वो सब भी बताऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा जो न्यू वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं पहले प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन का डेफिनेशन क्या होगा, परिभाषा। प्रकाश के अपवर्तन का परिभाषा। तो प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश की किरण के किसी विरल माध्यम या किसी माध्यम होके प्रकाश की किरण के किसी पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर उसके दिशा परिवर्तन करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन यानी कोई किरण आ रही है और यहाँ पर हमारा जो है दो माध्यम, एक विरल माध्यम सघन माध्यम का डिवाइड करने वाला सतह है, सरफेस है, और यहाँ पर आकर जो किरण है वो अपने पथ से दूसरे साइड में विचलित हो जा रही है, इस प्रकार गुजर जा रही है। तो इसी घटना को, ये जो घटना हो रही है इस साइड से आ रही है, इसको इस साइड निकलना चाहिए और ये इस साइड मुड़ गई, तो इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन आप जान लेंगे किसको कहते हैं। आप कभी कभी एग्जाम्पल में देखे होंगे कि गिलास में जो गिलास खाली गिलास है और उसमें हम पेंसिल डाल देते हैं तो वो सीधा दिखने लगता है, और उसी गिलास में यदि हम पानी डालकर पेंसिल डालें तो वो अपने असली जो उसका असली किरण आरेख है उससे वह मुड़ा हुआ दिखता है, यानी अपने पथ से विचलित हुआ दिखता है। तो उसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। और वो किस कारण दिखता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही वो जो पेंसिल है वह मुड़ी हुई दिखाई देती है। या पानी में जो हम कोई सिक्का डाल देते हैं भरी बाल्टी में, ऊपर से देखते हैं तो वो सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, या बाल्टी का सतह ही ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो वह किस कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अब हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल होती है वह विभिन्न विभिन्न माध्यम में अलग अलग होती है। यानी यदि निर्वात में रहेगा तो उसका चाल कुछ अलग होगा, पानी में आ जाएगा तो अलग हो जाएगा, कांच में आ जाएगा तो अलग हो जाएगा, हीरा में आ जाएगा तो अलग हो जाएगा। यानी इसी प्रकार अलग अलग जो द्रव है जिसमें पारदर्शी माध्यम है उसमें प्रकाश की चाल अलग अलग भिन्न भिन्न होती है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी। आप सभी जानते होंगे निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। निर्वात में, कहा, तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। या इसको हम दूसरे भाषा में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁸ क्या, मीटर पर सेकेंड। अब ये 3 × 10⁸ हो गया तो ये किस हो गया, कैसा हो गया, मीटर पर सेकेंड में इसकी चाल हो गई। 10⁵ है यह, किलोमीटर में इसकी चाल हो गई। मतलब सिंपल से 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। मतलब 1 सेकेंड में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर सकती है। अब आगे देखते हैं, निर्वात में तो हम देख लिए, अब देखते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो वायु में और निर्वात में मतलब सेम रहता है, वो सेम ही मानेंगे। अब हम आगे देखेंगे कि पानी में, किसमें, पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो आप सबसे पहले जान लीजिए कि जो हवा है और एक है पानी, तो इसमें से दोनों की, इस दो माध्यम में तुलना किया जाए, इस दो मीडियम में तुलना किया जाए तो हवा की अपेक्षा पानी कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है, और पानी की अपेक्षा हवा कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है। और एक ले लेते हैं कांच, क्या लेते हैं, कांच। तो इस दोनों में यदि तुलना हो, किसमें, पानी में और कांच में, पानी में और कांच में तुलना हो तो क्या होगा, पानी की अपेक्षा कांच कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है।
और कांच की अपेक्षा पानी कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। अब जानते होंगे कि कांच में जो इसके अणु होंगे वो बहुत ज्यादा नजदीक नजदीक होते हैं, इसलिए वह सघन है, और पानी में उससे थोड़ा दूर दूर आते हैं तो वो कैसा है? विरल है। और हवा में तो इससे भी दूर दूर इसके अणु है, तो ये तो इससे भी विरल हुआ। तो सबसे विरल इस तीनों में यदि पूछा जाए कि सबसे विरल कौन है, तो हवा। सबसे ज्यादा सघन कौन है, तो कांच। मीडियम में कौन है, तो पानी। और आपको जब क्वेश्चन देगा ना तो वो दो माध्यम में देगा, बस जैसे ये वाला दे देगा, हवा पानी में दे देगा, पानी कांच में दे देगा, या कांच हवा में दे देगा। तीन प्रकार से इसमें से हो सकता है। तो यदि हवा पानी में दे तो हवा कैसा माध्यम है? विरल। पानी कैसा माध्यम है? सघन। अब पानी और कांच में पूछ दे, पानी और कांच में, तो क्या होगा? पानी कांच की अपेक्षा विरल माध्यम और कांच पानी की अपेक्षा सघन माध्यम। तो जब हम देख लिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, और हवा भी हम मानते हैं कि दोनों बराबर है, वो वही होता है। अब हम देखेंगे पानी में क्या होता है। हवा की अपेक्षा पानी कैसे माध्यम है? सघन माध्यम है। सघन माध्यम है तो जो प्रकाश है, प्रकाश की चाल पानी में क्या होगी? हवा से अधिक होगी या कम? क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? कम। तो कितनी होती है ये देख लेते हैं। पानी में प्रकाश की चाल होती है, क्या होती है? 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या होती है? 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 2.25 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या? किलोमीटर पर सेकेंड। 2.25 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। अब यही देखते हैं। अब इसमें ये तो हो गया पानी में प्रकाश की चाल। आप जानिए कि 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, या 2.25 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यदि मीटर में पूछे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8, यानी 2.25 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब कांच में देखते हैं। कांच में तो पानी की अपेक्षा कांच कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। तो पानी से कांच में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी या कम? क्या होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा या नहीं, कम होगी। क्या होगी? कम होगी। पानी की अपेक्षा प्रकाश की चाल कांच में क्या होगी? कम होगी। कितना होगी? तो कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। क्या होती है? 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या 2 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड, या 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये होगी प्रकाश की चाल। आप विभिन्न माध्यम में हो सकती है। निर्वात में क्या हो सकती है? ये हो सकती है। और पानी में ये, कांच में ये 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसका काम आ सकता है न्यूमेरिकल बनाने में, सवाल में पूछ देता है, तो आप याद कर लीजिए। अब हम आगे देखेंगे कि जो प्रकाश के अपवर्तन में जो होता है, किरण आती है, उसको क्या कहते हैं? जो माध्यम के बाद जो जाती है उसको क्या कहते हैं? जो जहां पर आपतित किरण पड़ती है उसको क्या कहते हैं? कोण जो बनता है उस सबका क्या क्या नाम होता है? किरण आरेख के द्वारा हम समझेंगे। तो हम मिटाते हैं और आगे आपको बताते हैं फिगर बना के। अब हम देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन में जो किरण आरेख खींचा जाएगा कि कौन सा आपतित किरण होगा, कौन सा अपवर्तित किरण होगा, कौन सा विलंब होगा, उसके बारे में। तो ये हम देखते हैं। ये हमारा हुआ 2 माध्यमों को अलग करने वाला सतह। 2 माध्यमों को अलग करने वाला सतह हुआ, और ये हुआ हमारा आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, और ये अभिलंब है। और यहाँ पर एक होता है, ये क्या होता है? होता है यह आपतन बिंदु। क्या होता है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु हो गया, यही सब है। और इसके बारे में हम देखते हैं कि आपतित किरण का परिभाषा क्या होगा। एग्जाम में पूछ देता है कि आपतित किरण का परिभाषा क्या होगा। आपतित किरण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, अपवर्तित किरण किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, और वो ये आपतन बिंदु किसे कहते हैं, इस सब के बारे में पूछ देता है। 2 नंबर में सवाल रहता है। तो हम देख लेते हैं कि क्या होता है। तो हम देखते हैं आपतित किरण के बारे में। आपतित किरण होता क्या है? तो 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर जो किरण पड़ती है उसे क्या कहते हैं हम? आपतित किरण। यहाँ पर देखिए, ये हमारा एक माध्यम हुआ वायु और एक माध्यम हुआ कांच, और इसको अलग करने वाला ये हमारा लाइन हुआ, ये अलग करने वाला क्या हुआ? यह सतह। तो 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर जो किरण आपतित होती है उसे ही हम कहते हैं आपतित किरण। ये देखिए आपतित हो रही है और इसी सतह पर आ रही है,
आ रही है, तो ये क्या हुई, आपतित किरण। अब हम देखते हैं आपतन बिंदु के बारे में। इसके बारे में आपतन बिंदु का डेफिनेशन क्या होगा। आपतन बिंदु का डेफिनेशन होगा, परिभाषा कि आपतित किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर हमारी आपतित किरण टकरा रही है, आकर आपतित किरण यहाँ पर टकरा रही है, तो इसे क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। ये हो गया। अब बहुत छोटा छोटा परिभाषा होता है। अब देखते हैं अभिलंब के बारे में। अभिलंब का क्या होगा, तो दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ये हमारा हुआ क्या, दो माध्यमों को अलग करने वाला सतह और इस पर एक लंब खींचे हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, अभिलंब। अब देखते हैं अपवर्तित किरण के बारे में। अपवर्तित किरण का परिभाषा क्या होगा, तो जो वह किरण जो दूसरे माध्यम में मुड़ कर जाती है उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। या जो आपतित होकर दूसरे माध्यम में अपनी दिशा को चेंज करके जाती है उसे क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। ये दूसरे माध्यम में मुड़ कर जाती हुई किरण, ये क्या कहलाएगी, हमारी अपवर्तित किरण कहलाएगी। और ये हमारा एक माध्यम हुआ वायु और एक कांच। तो आप बताइए इनमें से कौन सघन है, कौन विरल है, तो वायु क्या है, विरल है। किसकी अपेक्षा, कांच की अपेक्षा। तो हम जान लेते हैं कि आप जो किरण आती है यदि विरल से सघन में जाएगी तो वो किस साइड मुड़ेगी, अभिलंब की ओर जाएगी या अभिलंब से दूर जाएगी। और दूसरी किरण जो कि यदि सघन से विरल में जाए तो वह किस साइड मुड़ेगी। तो आप जानते, हम बता देते हैं कि क्या होगा, जब आपतित किरण, आती हुई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, कहा विरल से सघन में जाती है, तो वो किधर मुड़ती है, अभिलंब की, हमारी अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपतित किरण है और अभिलंब है, ये विरल माध्यम है, वायु है और ये सघन है, कांच है। तो ये सब विरल हुआ और ये क्या हुआ, सघन। तो विरल से सघन में आया, तो हम बताए हैं कि जब विरल से सघन में आता है तो किधर मुड़ता है, अभिलंब की ओर। तो ये विरल से आया, इसको जाना चाहिए किस साइड से, इसी साइड से निकल जाना चाहिए, इसी साइड से निकल जाना चाहिए, लेकिन ये किधर मुड़ गई, इस साइड नीचे, अभिलंब की ओर झुक गई, अभिलंब की ओर मुड़ गई। तो हम ये क्या कहेंगे, आपकी जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और वही यदि उल्टा हो जाए कि जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो क्या होगा, जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह किधर मुड़ती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, मुड़ते नहीं है, अभिलंब से दूर हट जाती है। यदि हम यहाँ पर विरल माध्यम ले लिए, विरल और एक सघन, और ये हमारा हुआ सतह और एक हो गया हमारा अभिलंब। तो जब हम आपको बताए हैं कि सघन से जब विरल में जाएगी तो किधर जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो हम सघन से ले जा रहे हैं, विरल में गई तो किधर मुड़ जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, ज्यादा जना नहीं रहे, अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये हमारी हुई आपतित किरण और ये हुई हमारी अपवर्तित किरण। ये हमारी सघन माध्यम से जा रही है और विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हट जाएगी। इसको जाना चाहिए किस साइड से, इसी पथ पर इसको निकल जाना चाहिए, उसी पथ पर, लेकिन यह किधर मुड़ गई, अभिलंब से दूर हट गई है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और वही जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। एक बार फिर, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और वही यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब से दूर हट जाएगी। आप ये जानते होंगे। और तीसरा बात कि जब प्रकाश की किरण विरल से आए सघन में या सघन से विरल में जाए, कोई कंडीशन हो, और वही किरण यदि लंबवत सतह पर पड़े, ये हमारा सतह है, ये हमारा सतह, यदि इस सतह पर हमारा किरण जो है, इस सतह पर हमारा किरण लंबवत पड़े, लंबवत आपतित हो, लंबवत मींस यहां पर आपतित हो तो 90 डिग्री का कोण बने। जब लंबवत आपतित होगी तो वह किस साइड से गुजरेगी, अभिलंब से दूर हटेगी या पास आएगी। तो जब प्रकाश की किरण सतह पर लंबवत पड़ती है, जब लंबवत पड़ती है तो वह उसी पथ से गुजर जाती है, उसी पथ पर चली जाती है, जिस पथ से आई है, मतलब उसी दिशा में निकल जाती है, सामने सामने।
देख रहे हैं। और यहाँ पर जब यदि विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, और सघन से विरल में आएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। आप जान गए ये सब क्या हुआ। अब हम देखेंगे अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक का डेफिनेशन क्या होगा, ये कैसे अपना इसका परिभाषा होगा ये देखते हैं। तो अपवर्तनांक का परिभाषा क्या होगा, अपवर्तनांक का परिभाषा होगा कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। मतलब अपवर्तनांक का क्या हो गया परिभाषा कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। मतलब हम कहें कि अपवर्तनांक मतलब हमारा वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, वायु का अपवर्तनांक क्या होगा। तो वायु का अपवर्तनांक के लिए हम बताएंगे परिभाषा कि निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम और उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो वायु का अपवर्तनांक पूछा है, तो आपको पता है कि वायु का अपवर्तनांक और वायु का अपवर्तनांक निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, मानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल और वायु में प्रकाश की चाल बराबर होता है, सेम होता है। तो हम निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लेंगे और वायु में भी वही होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लेंगे। मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ऊपर और नीचे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और दोनों को कट करेंगे तो कितना आएगा 1, यानी वायु का अपवर्तनांक कितना होता है 1 होता है। हम कांच में लेते हैं, किसमें, कांच में। कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, कांच का अपवर्तनांक हम बताएं कि निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम कहते हैं अपवर्तनांक। तो हम देखेंगे कि कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है, क्योंकि हमें निकालना है इसका अपवर्तनांक। तो हमको आपको पता है कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है, यदि पता है तो कमेंट में बताइए, और नहीं पता है तो हम लिखते हैं। क्या होता है, कांच में प्रकाश की चाल होता है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और निर्वात में भी तो चाहिए, तभी तो हम अनुपात निकाल पाएंगे। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। मैं पीछे वाले वीडियो में बता चुका हूं, या इसी वीडियो में पीछे है सर, पीछे में बता चुका हूं, तो आप देख लीजिएगा। तो आपको ये पता चल गया कि हमारा कांच के लिए पूछा है। तो कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, कांच का अपवर्तनांक। तो मैं बताऊं कि निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। दोनों मात्रक सेम लेंगे, नहीं कि ये मीटर प्रति सेकेंड में रहेगा और ये किलोमीटर प्रति सेकेंड में रहेगा, वैसे हमारा गलत आ जाएगा। दोनों मात्रक यदि किलोमीटर में लेंगे तो हमारा किलोमीटर में ही रहेगा, और मीटर में लेंगे तो मीटर में रहेगा। तो हम किलोमीटर में लेते हैं। और कांच में प्रकाश की चाल क्या होता है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। गया 5 3 2 5, और ये क्या बचा 3/2, या इसको हम कटा देंगे तो क्या होगा 1.5। तो कांच का अपवर्तनांक कितना होता है 1.5 होता है। और आप जानते होंगे अपवर्तनांक को किससे डिनोट किया जाता है, किससे निर्देश किया जाता है कि यह अपवर्तनांक है। तो अपवर्तनांक को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर यन से सुनिश्चित किया जाता है, यन से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। किसको, तो अपवर्तनांक को। किसको, अपवर्तनांक को। यदि यन लिख दे तो आप क्या समझेंगे कि ये क्या दिया है अपवर्तनांक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं Ng। क्यों, अपवर्तनांक किसका, ग्लास का, कांच का अपवर्तनांक। इसको हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे क्या Ng, या कांच का अपवर्तनांक बराबर कितना, इतना। तो और आप जान लीजिए कि अपवर्तनांक है तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। मतलब यही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर कोई मात्रक लगाना जरूरी नहीं है ही नहीं, मात्रक तो हम लगाएंगे क्या।
मात्रा की नहीं। अब देख लिए कि अपवर्तनांक बराबर ये कितना है हमारा कांच का अपवर्तनांक कितना आया। इसी प्रकार यदि पूछ दे कि पानी का अपवर्तनांक कितना होगा, पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक बराबर क्वेश्चन मार्क, ये पूछ दे तो हम ये आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क के लिए देते हैं, होमवर्क के लिए देते हैं कि आप इसे बनाकर आपका जो आंसर आएगा कमेंट में बताइएगा कि क्या आएगा, और मैं जरूर रिप्लाई दूंगा कितना आएगा आंसर, और उसका सॉल्यूशन भी आपको भेज दूंगा यदि आप बताएंगे कमेंट में। तो आप इसका आंसर जरूर बताइए, कमेंट में जरूर बताइएगा। इसको बस सिंपल से निर्वात में प्रकाश की चाल रखना है और पानी में जो प्रकाश की चाल रहेगा वो रखेंगे और बना देंगे, आ जाएगा आंसर। तो हम अब आगे देखते हैं, अपवर्तनांक हो गया, आगे देखते हैं अपेक्षिक अपवर्तनांक के बारे में। अपेक्षिक अपवर्तनांक होता क्या है, अपेक्षिक अपवर्तनांक देखते हैं, मिटाते हैं। अपेक्षिक अपवर्तनांक दिखाएंगे कि अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, इसे कैसे सुनिश्चित किया जाता है, मतलब कैसे डिनोट करते हैं, और अपेक्षिक अपवर्तनांक में क्या क्या होता है, कैसे हम इसे पढ़ेंगे। तो अपेक्षिक अपवर्तनांक होता है वो दो माध्यमों के बीच होता है। किन के बीच होता है, दो माध्यम के बीच होता है। अपेक्षिक अपवर्तनांक, अपवर्तनांक कहाँ रहता है, अपेक्षिक अपवर्तनांक किन के बीच होता है, दो माध्यम के बीच होता है। मान लेते हैं हमारा एक माध्यम हुआ N1 और एक माध्यम हुआ हमारा N2। कौन सा, एक माध्यम हुआ हमारा एक N1 और एक हुआ N2, मतलब एक मान लेते हैं कि वायु है जिसका हम जिसे किससे दर्शाए हैं N1 से, और एक हुआ हमारा कांच जिसे किससे दर्शाए हैं N2 से। कांच और वायु जो है, तो पूछ दे कि अपेक्षिक अपवर्तनांक मतलब इसका परिभाषा क्या होगा। अपेक्षिक अपवर्तनांक का परिभाषा भी पूछ सकता है, तो हम आप परिभाषा के बाद बताएंगे कि हम इसे, मतलब यदि ये पूछ दे कि माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक क्या होगा, तो हम इसे कैसे लिखेंगे। माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम एक का अपवर्तनांक क्या होगा, तो हम उसे कैसे लिखेंगे। हम पहले जान लेते हैं कि अपेक्षिक अपवर्तनांक का परिभाषा क्या होता है। तो अपेक्षिक अपवर्तनांक का परिभाषा होता है कि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपेक्षिक अपवर्तनांक के अनुपात को उस माध्यम का अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। क्या, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को उस माध्यम का अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। परिभाषा जान ली क्या होता है, जो बताया है कि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को उस माध्यम का अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। अब यदि दे दिया कि N1 एक माध्यम है और एक N2 माध्यम है, तो पूछ दिया कि माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम एक का अपवर्तनांक क्या होगा, तो हम पहले देखेंगे कि माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम एक का अपवर्तनांक हम कैसे लिख सकते हैं। तो माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम एक के अपवर्तनांक को हम लिख सकते हैं N1 क्या, कि माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम एक का अपवर्तनांक क्या लिखाएगा N1 और यही हो जाए कि माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक क्या लिखाएगा, ये लिखाएगा। मतलब माध्यम दो का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, माध्यम एक के सापेक्ष, जो बाद में होता है ना उसके सापेक्ष होता है। और यहाँ पर क्या है, तो ये बाद में है दो, तो हम इसको क्या कहेंगे कि माध्यम एक का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, माध्यम दो के सापेक्ष। और हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, तो N1/N2 किस प्रकार लिख सकते हैं, N1/N2। और इसको हम क्या किस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए ये पहले है ये बाद में, क्या लिख सकते हैं N2/N1, मतलब माध्यम एक का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, माध्यम दो के सापेक्ष। और इसमें माध्यम दो का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, माध्यम एक के सापेक्ष। इस प्रकार ये डिनोट किया जा सकता है यदि पूछ दे तो आप देख लिए कि ऐसे ऐसे होगा। और आगे हम देखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम होता है, कैसे होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो है आपको पता है। और हम अगले वीडियो में मिलेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम के साथ, और जो लेंस में जहां जहां वस्तु को रखेंगे, कहीं कहीं भिन्न भिन्न वस्तुओं पर भिन्न स्थितियों पर रखेंगे वस्तुओं को, तो कहां कहां प्रतिबिंब बनेगा, इसके साथ।
तो तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।